वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज अपनी डेट 6 मार्च हो चुकी है। 6 मार्च के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर अप करते हैं। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उनको देखिएगा, उनको लिखते रहिएगा अपने नोट्स में, सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। आपको पीडीएफ चाहिए तब भी कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि भाई हमें ऐसे समझ नहीं आएगा, हमें पीडीएफ चाहिए होगी, तो आप ये जो आपका नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो भी और अच्छा रहेगा, और इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिलती रहेगी। बाकी आप ये 4 आर्टिकल्स को देख सकते हो। मेन जो है, हमें यही 4 आर्टिकल्स को पढ़ाई करनी है, इन्हीं पे ही मेन पूछे जाते हैं सवाल सबसे ज्यादा। देखिए भाई, सबसे पहला है यहाँ पर इंडिया के वेस्टलैंड के ऊपर। वेस्टलैंड, वेटलैंड्स नहीं है, वेटलैंड्स अलग होते हैं, वेस्टलैंड्स अलग होते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड आर्टिकल यहाँ पर पॉसिट्रोनियम कूलिंग, एक नया चीज ये स्टार्ट हुई है, ब्रेक थ्रू मतलब कि एक नई इन्वेंशन हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा हिमालय का क्लाइमेट क्राइसिस। तो ये 4 आर्टिकल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट आ जाता है भाई हमारे पास। वो कहता है कि वेस्टलैंड जो होते हैं ना, उनको यहाँ पर कंजर्व करके प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। आज के टाइम पे ये इंडिया के जो वेस्टलैंड है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट है ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, नीति आयोग ने रिलीज करा है, जो कि वेस्टलैंड के ऊपर बताएगा। एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसा होता है कि भाई हमें, हमारा जितना भी लैंड है उसको हमें इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि उस पर ट्रीज, क्रॉप्स, एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो सके, और वहां का मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री हो, मतलब लैंड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के हम। तो इसमें देखेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब आपको क्लियर हो गया कि इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट को इंटीग्रेट किया जाता है, और नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो पूरे भारत में बहुत ज्यादा अमाउंट में की जाती है। यहाँ पर इंडिया की हाफ जो होती है कंट्री की, फ्यूल की नीड्स हो गई, टिम्बर की डिमांड्स हो गई, प्लाईवुड की डिमांड्स हो गई, वो सब उसी से ही निकल के आती है। ट्री के प्रोडक्ट्स हो गए। तो वेस्टलैंड जो है, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा वेस्टलैंड है, अगर हम उसको एग्रो फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दें तो उससे हमारी बहुत ज्यादा जो नीड्स होती है ना, वो क्लियर हो जाएंगी। नीड्स हमारी काफी ज्यादा कंप्लीट होने की कागार पे पहुंच जाएंगी। समझे अब क्लियर हुई बात? तो ये चीज है इसमें। तो वेस्टलैंड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमारे जोग्राफिकल एरियाज जो हमारे वेस्ट में आते हैं, उनको हमें प्रोडक्टिव यूज में लाने की जरूरत है, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो ये अप्लाई कर दिया गया है। थीमेटिक डेटा सेट बना करके, ग्रो करके एक पोर्टल बनाया गया है। आपसे ये ग्रो पोर्टल की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम में, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रो पोर्टल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ग्रो पोर्टल क्या है। तो ग्रो की फुल फॉर्म ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड करके इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री अभी भारत में 8.65% हमारा लेके जाएगी, और अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो हमारा काफी अच्छा जो है वो ये सही हो जाएगा, और हमारा कार्बन का जो इसमें है ना, कार्बन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट करके। ठीक है, वुड का इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, वुड से जुड़े हुए चीजों का इंपोर्ट हमारा कम हो जाएगा, और जो हमारा लैंड है उसका सस्टेनेबल यूज करना हम लोगों को सही तरीके से आना शुरू हो जाएगा। सस्टेनेबल। ठीक है, अब हमारे बजट में भी इसके बारे में बात की, हम नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके इसमें नई नई चीजों को अ, जो है एडजस्ट करवा सकते हैं। ट्रीज, क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फूड, न्यूट्रिशन, एनर्जी, इन सब चीजों के लिए पेरिस अग्रीमेंट, बॉन्ड चैलेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूएनसीसीडी कन्वेंशन ऑन कॉम्बेटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें जो है इसमें प्रमोट की जाएंगी।
ऐसे ही गवर्नमेंट ने एग्रो फॉरेस्ट्री पे भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इनिशिएटिव लिया गया है। तो इनिशिएटिव्स काफी सारे गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसके लिए लिए हैं ताकि इन चीजों को जो है वो प्रमोट किया जा सके। तो बेसिकली ये पूरा बेस्ड ही इस चीज के ऊपर है कि ये सारी चीजें यहाँ पर प्रमोट होनी चाहिए। राइट। तो बस आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हो। ये पूरा एग्जाम के लिए काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली इससे सवाल जो है वो बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे हाइड्रोजन फ्यूल रिवॉल्यूशन की। तो देखो बहुत ही इजी है। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए तैयार है। और हम लोगों का एक टारगेट और भी है जिसे कहते हैं 2047 तक के लिए, 47 तक, क्योंकि जब हमारी आजादी को 10 ईयर्स हो जाए 100 ईयर्स हो जाएंगे, तब उसके लिए हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी यहाँ पे बनाने वाले हैं। इसको रिसेंटली लॉन्च भी किया गया है। 28 फरवरी को कोचिन शिपयार्ड में इसको बनाया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बनी हुई फेरी बोट इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च जो है वो की जा चुकी है। इसमें 24 मीटर का जो है स्टार्ट किया है, पूरी एयर कंडीशन है, 50 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है। बहुत ही स्मूथ और इजी तरीके से थूत कुथू जो है जगह वहां पे किया गया है। जिसमें 17,300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। वीओ चिदम्बरनर पोर्ट से इसको तैयार किया गया है, लाइट हाउसेस बना करके। तो ये सब स्टार्ट इसमें किया गया है। इसमें हरित नौका इनिशिएटिव इसको कहा गया है। ठीक है। तो काशी के मतलब जो है तमिलनाडु के लोगों को ये एक तरीके से गिफ्ट दिया गया है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट जो है ये तमिलनाडु का पोर्ट है और पहला ये ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट बन जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पे की जाएगी। तो ये हाइड्रोजन रिवॉल्यूशन का एक नया स्टेप यहाँ पे लिया गया है। कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज होगी और जो है मोबिलिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज की जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसी में एक स्टेप इम्प्रूव किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये भी एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बढ़ते हैं अगला आर्टिकल, पॉजिट्रोनियम कूलिंग ब्रेक थ्रू। अभी रिसेंटली जेनेवा में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने, जिसने पॉजिट्रोनियम के ऊपर उसकी कूलिंग के ऊपर एक तैयार किया है। पॉजिट्रोनियम क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों होते हैं। शॉर्ट लाइफ होती है, हाफ लाइफ उसकी 142 नैनो सेकेंड्स की होती है। शॉर्ट लाइफ के लिए जीता है। प्योर लेप्टोनिक एटम होता है, हाइड्रोजन की तरह काम करता है। तो इसमें लेजर कूलिंग यहाँ पे की गई थी बिकॉज ये अभी तक का लाइटेस्ट नोन मेटल है, पार्टिकल है। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए किया जाता है, वेलोसिटीज में मूव करते। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये लेजर कूलिंग के तहत उसको ब्रेक थ्रू दिया गया है। ब्रेक थ्रू मतलब एक नई इन्वेंशन की गई। ठीक है भाई। तो ये क्या होता है कि भाई आप टेम्परेचर को रिड्यूस करके पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके फोटॉन्स को एमिट करते हो। अगर लेजर लाइट उसमें से डायरेक्टली चली जाती है और उसको फिर फोटोन री एमिट करता है, उसकी स्पीड जो है यहाँ पे फिर स्लो होती जाती है। ठीक है भाई। ये है लेजर कूलिंग। फर्स्ट टाइम इसको साइंटिस्ट ने ही प्रपोज किया था और इस तरीके से ये जो है लेजर कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। क्लियर हुआ भाई? छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा इसमें और डिटेल में नहीं है, बस छोटे छोटे से फैक्ट्स है बेसिकली जो आपको पढ़ने हैं। अगला आर्टिकल है हिमालय का क्राइसिस। हिमालय आप जानते हैं वर्ल्ड की हाईएस्ट और यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है। ओल्डेस्ट तो अरावलीज है। ठीक है। तो हाईएस्ट और यंगेस्ट है, जिसमें काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हमें काफी ज्यादा उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉनसून भी यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट में ले रहा है। राइट। और साथ ही साथ 2023 के पूरे टाइम पीरियड में मॉनसून में भी काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिले हैं हमें। वही चीजें यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का और पूरा मॉनसून का जो शिफ्टिंग है वो ही यहाँ पर मेन जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है भाई। तो ये ही एक छोटा सा आर्टिकल था जो थोड़ा बहुत आप लोगों से कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। बाकी आप लोगों ने मैंने आप लोगों को मॉनसून और इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफी बार एक्सप्लेन किया हुआ है। कई बार जो है मॉनसून की वजह से रेनफॉल एक्सट्रीम हो जाती है, कई बार डिक्रीज हो जाती है। राइट। हिमालयन ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, काफी ज्यादा पिघलने शुरू हो जाते हैं।
तो वही है, इन सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड में चेंजेस आते हैं, एनर्जी सोर्सेज के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो वही है कि आज के टाइम पे अगर हम फॉसिल फ्यूल को फेस डाउन करें, कट डाउन करें, तभी जाकर के हम हिमालयास को भी आज आगे के टाइम पे सेव कर सकते हैं। ठीक है भाई, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी चेन्नम्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किट्टूर चेन्नम्मा कहा जाता है। किट्टूर की एक क्वीन है जिन्होंने आर्म्ड रेसिस्टेंस करा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, और पीओवी प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के ये इनकी डेथ हो गई थी। कर्नाटका से बिलोंग करती है बेलगावी। रानी चेन्नम्मा किट्टूर में रिवोल्ट किया था, विमेन लेड रिवोल्ट, जो कि हमें पता है वो है। अभी इनकी 20th 200th एनिवर्सरी थी, तो उनको उसकी याद में नानू रानी चेन्नम्मा करके कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि विमेन को एक मौका मिले। ठीक है, किट्टूर रिवोल्ट 1824 में। ठीक है भाई, बाकी करेक्ट लिखा हुआ है, ताकि विमेन को भी मौका मिले पेट्रियार्कल डेमोक्रेटिक कास्ट सोसाइटी जो ये बेस्ड है आज के टाइम पे, उसके अगेंस्ट अपना लाने के लिए। हुआ ये था कि भाई रानी चेन्नम्मा जो है, उनके हस्बैंड की डेथ 1816 में हो गई थी, जिसकी वजह से उनका एक बेटा था। अब वो बेटा और वो खुद ही है। अब उसके कुछ टाइम बाद उनके बेटे की भी डेथ हो गई 1824 में, जिससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी भागदौड़ किसके हाथ में आ गई? रानी चेन्नम्मा के हाथ में। और उसके बाद अब उनके हस्बैंड और सन की डेथ हो गई, तो रानी चेन्नम्मा ने एक बेटे को अडॉप्ट किया, एक लड़के को अडॉप्ट किया, शिवलिंगप्पा। और इनको जो है आगे वारिस घोषित कर दिया अपने गद्दी का, कि शी लाइक जो है अगला घोषित कर दिया। तो ये सब चीजें हुई। सो ये भी एक आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है भाई, ये मतलब फैक्चुअल है, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी पढ़ी है, ऐसे ही ये वाली स्टोरी भी आपको पढ़नी है। तो किट्टूर जो है वो धीरे धीरे करते करते हुआ क्या, कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि भाई ऐसा हो गया तो अब हम पूरा जो है बेलगावी वो हम अपने कंट्रोल में कर ले। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शिवलिंगप्पा को अब अगला हेयर मानने को तैयार नहीं थी। तो इसलिए किट्टूर जो है वो उस समय के कलेक्टर जो थे, सेंट जॉन ठाकरे, उनके अंडर आ जाता है। ठीक है, उन्होंने जो है शिवलिंगप्पा को नेक्स्ट जो है मानने से मना कर दिया। तो इस वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो गई थी। मतलब एक्चुअली में जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस हुई थी वो तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, पर उससे पहले भी एक बार ये चीज हो चुकी थी। तो ये अर्लीस्ट रिवोल्ट था, रानी लक्ष्मीबाई के रिवोल्ट से भी पहले का रिवोल्ट जो है वो ये कहा जाता है। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, तो रानी चेन्नम्मा याद रखिएगा, किट्टूर रीजन कर्नाटका रीजन में कहा जाता है। ऐसे ही आर्टिकल 142 है इसके बाद। आर्टिकल 142, पहले तो आपने आर्टिकल्स पढ़ने हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे। आर्टिकल 140, मैंने तो वैसे देखो आपको, मैंने एक, मैं बता देती हूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर पापा वीडियो है पॉलिटी की, प्लस साथ ही साथ पॉलिटी की लिस्टिंग वीडियो है। और उस लिस्टिंग वीडियो में मैंने पूरे तरीके से सुप्रीम कोर्ट और पॉलिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। आप लोग जो भी चाहता है स्टूडेंट उसको जा करके एक बार जरूर देखे, मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि एक बार जा करके उस वीडियो को सब लोग जरूर देखें। ठीक है, अब आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। 124 से लेके 137 तक सारे आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये जो आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का 142 है। अब 142 आर्टिकल क्या कहता है? ये जो है आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है। कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी यहाँ पर डिक्री ऑर्डर पास किया जा सकता है। जो भी ऐसा मैटर जो कि पेंडिंग है उस पर जस्टिस देने के लिए कोई भी डिक्री या ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी रिसेंटली चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में यूज किया है, तभी ये वाला आर्टिकल न्यूज में चल रहा था, है ना, चंडीगढ़ के उसमें। तो आर्टिकल 142 न्यूज में आ गया। ठीक है, तो 142 के अंदर जो पावर्स लिखी है ना सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, टॉप कोर्ट, जो हमारा टॉप कोर्ट है वो अपना स्कोप यहाँ पर बढ़ा देता है। ठीक है, जो चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस थे उनको यहाँ पर उन्होंने पूरा स्वीप डाउन कर दिया, उसको पूरा नलीफाई कर दिया। ठीक है, तो अगर कुछ भी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है
अनियमितताएं देखने को मिलती है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती है। तो आप ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, लिखा ठीक हुआ है। मेंस का आज का क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। उसमें भी आपसे इसी तरीके का सवाल किया गया है कि भाई आपको ये बताना है कि भारत में जो हमारे इंडिया में आर्टिकल 142 है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट का रूल समझाना, फिर आप आर्टिकल 142 के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलना कि एक्चुअली में आर्टिकल 142 किसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पूरा पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये आपको, अगर आप लोगों को याद है कॉन्सेप्ट, तो आपको ये इजी रहेगा। ठीक है, आप लोग एक बार इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए। मेन मेन कॉन्सेप्ट है ये वाला, आर्टिकल 142। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का तो पूरा ही आपको अच्छे से पॉलिटी के लिए, गवर्नेंस के लिए, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें पूरे में ये पूरा का पूरा काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो ये आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, वैसे तो अब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट हो तो बताना। बाकी अपनी जो भी हमारी वीडियोस हैं, प्लेसेस इन न्यूज की आती हैं, और बाकी जितनी भी वीडियोस आती है, वो सब लोग आप लोग यहाँ पर अपना कंप्लीट करते रहिए, इसके बारे में पूरा पूरा पढ़ते रहिए। राइट, ये सब हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सारी सारी चीजें। राइट एवरीवन, तो ये आप लोग अपना कंप्लीट कर लो, स्टडी कर लो इस पूरे की। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ये तो मेन चीजें थी। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।